साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एक आम भाषा में कहें कि एक ऐसा अपराधी जो कोर्ट की प्रक्रिया को अवॉइड कर रहा है और इवेट कर रहा है उसके अरेस्ट वारंट को। कुल मिला के देखो, छोटी सी बात ये कि जो वर्तमान CRPC है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्ट है कि जो भी ट्रायल की प्रक्रिया होगी वो अक्यूज़ की प्रेजेंस में होगी। अगर अक्यूज़ लंबे टाइम तक अपीयर नहीं होगा तो क्या होगा, कोर्ट की प्रक्रिया अफेक्ट होगी। तो अगर कोई अक्यूज़ड है और उसके विरुद्ध समन्स हैं, बेलेबल वारंट है, NBW है, वो अपीयर नहीं हो रहा है और अल्टीमेटली उसके विरुद्ध प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है और उसका जो ऑफेंस है उस कैटेगरी में है जिसके लिए CRPC में प्रोविजंस दिए गए हैं और उस सिनेरियो में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको डिक्लेयर किया जाता है और प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट की जाती है। तो उस सिनेरियो में एंटिसिपेटरी बेल लेना उसके लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है। वो लगातार भाग रहा है और ज़्यादा भाग रहा है, फिर अल्टीमेटली वकील के पास जाता है, वो डिस्कस करता है कि साहब मैं एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हूँ, या वो फैक्ट कंसील करता है, जानकारी में जो है वकील क्या आता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो वहाँ पर हमें एंटिसिपेटरी बेल लगानी है या नहीं लगानी है, या ऐसी प्रक्रिया को उपयोग में लेते हुए क्या हमें एक विधिक रेमेडी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको लॉ नहीं पता होता, जब आप जाते हो किसी एडवोकेट के पास में, उसको भी लॉ नहीं पता और उसने अगर आपकी एंटिसिपेटरी लगा दी तो एंटिसिपेटरी का फेट क्या होगा वो मैं डिस्कस करूँगा, पर नुकसान कितना बड़ा खा जाओगे ये आपको मैं इस स्टेज पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यू हैव टू एंगेज एडवोकेट। नंबर 2, ड्राफ्टिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, उसके बाद उसको लगवाना, उस पर आर्ग्यू कराना, नॉट अ वेरी इजी टास्क। और ये पहले ट्रायल कोर्ट्स होती नहीं है, मालूम है आपको, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो जो पोजीशन रिसेंटली जो है डिसाइड करी है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मैकेनिज्म को लेकर, वो क्या है ये मैं डिस्कस करूंगा आज के अध्याय में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ को समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिटिगेंट्स के लिए, यंग एडवोकेट्स के लिए, या उन व्यक्तियों के लिए जिनको ये प्रोसीजर नहीं पता पर गलत तरीके से प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं और अल्टीमेटली खुद का नुकसान करते हैं या नुकसान करते हैं अपने क्लाइंट्स का। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आपको कोई मित्र, रिलेटिव इस समस्या में जो है फंसा हुआ है तो उस तक कम से कम वीडियो पहुंचाएं, कम से कम वो चीज़ों को समझ लेगा, फिर वो डिसाइड कर लेगा भाई मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वेदर आई शुड गो फॉर अ रेगुलर बेल और गो फॉर अ एंटिसिपेटरी बेल। तो ये डिफरेंशिएशंस के लिए ये वीडियो के कंसेप्ट समझना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या प्रिंसिपल्स को लेट डाउन कर दिया इस संबंध में, ये भी आज के अध्याय में जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथियों शुरू करता हूँ प्रेजेंटेशन और वीडियो के एंड में बताऊँगा भाई कि आपको इस सिनेरियो में कैसे वर्कआउट करना है, कैसे अपने को सरेंडर करना है, या कैसे अपने को जो है एफिशिएंट रेमेडी एज पर CRPC या एज पर लॉ जो है ऑब्टेन करनी है। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जजमेंट जो है वो काफ़ी रिसेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस धर्मराज इसका जो है टाइटल है। यहाँ पर एक अपील जो है फाइल करी है स्टेट ऑफ हरियाणा ने। उनका कहना है कि जो एंटिसिपेटरी ग्रांट की गई है बाय द कंसर्न्ड हाई कोर्ट ये गलत है और जो ये ऑर्डर है इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड। उनका कंटेंशन क्या है कि जो रेस्पोंडेंट है ये अक्यूज्ड है इन द FIR नंबर, और ये FIR जो है दर्ज हुई है सेक्शन 147, 148, 149, 323, 325, 341, 342, 427 IPC के अंदर। साथियों अगर अपरेंटली अगर अपन देखते हैं इस सेक्शंस को तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसमें FIR कटी है, पर इसके बावजूद भी कितनी गलतियाँ अक्यूज ने करी कि उसको इतना भारी खामियाजा जो है भुगतना पड़ा। ईजी गोइंग बेल इसकी ट्रायल कोर्ट से हो जाती और जल्दबाजी में भगवान मालिक ऐसे लोगों का कि गलत सलत तरीके से बेल मूव करते हैं और उसका जो है नुकसान ये खाते रहते हैं और ख़ुद भी जो होते हैं परेशान होते हैं और दूसरों को भी जो है परेशान करते हैं। और साथियों लेटर ऑन इसमें जुड़ी धारा 186 कोई दिक्कत नहीं, 353 कोई दिक्कत नहीं और 364। तो ऐसा कोई ऑफेंस नहीं था कि लंबे टाइम तक कन्फाइनमेंट में रह पाता या लंबे टाइम तक इसकी जो है बेल नहीं होती, पर पता नहीं क्या दिमाग में जचा कि पहले तो फरार हो गए और उसके बाद जो है एंटिसिपेटरी लगा रहे हैं। यहाँ पर जो अपीयर हुए एडवोकेट स्टेट ऑफ हरियाणा के बिहाफ पे, उनका कहना है कि जो एलिगेशंस हैं और जो मटेरियल कलेक्ट किया गया है और जो स्थितियाँ फाइल पर है उस पर हम जाकर सबसे पहले एक निष्कर्ष देखते हैं। वो निष्कर्ष क्या है, द अक्यूज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसके लिए प्रोविजंस क्या है सेक्शन 82 CRPC के अंदर। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति जो विधिक प्रक्रिया से जो है बच रहा है, जिसके बाद इसने एंटिसिपेटरी लगाई और उसको अल्टीमेटली जो है एंटिसिपेटरी ग्रांट कर दी गई। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अप्रोच थी कंसर्न हाई कोर्ट की, इन्होंने कहा कि एररनेस है एंड इट इज़ मिसप्लेस्ड। उनका कहना है कि देयर आर इनफ एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड, और इसके बेसिस पर जो को अक्यूज है वो भी जो है बेल का लाभ ले गया। तो कुल मिला के वी आर गिविंग अ रॉन्ग मैसेज टू द लोकेलिटी, पहले अपराध करो फिर भाग जाओ, उसके बाद जो है एंटिसिपेटरी ले लो। तो ये एक इमोशनल टच दिया गया। हालांकि अपन उस पर नहीं आएंगे, अपन चल रहे हैं लीगल टच पे कि लीगल पोजीशंस क्या हैं।
जो रेस्पोंडेंट थे इसके एडवोकेट जो है अपीयर हुए, उनका सबमिशन ये कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उनको हैरेस करने के लिए और परेशान करने के लिए इस झूठे केस में जो है इन्वॉल्व किया है, और ये अप्रोच जो है वो अनजस्टिफाइड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी डाटास फाइल पर हैं, इट विल क्लियर दैट कि एवरीथिंग इज मैनिपुलेटिव ऑन द रिकॉर्ड एंड द फैब्रिकेटेड एविडेंस हैज़ बीन कलेक्टेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनका ये भी कहना है कि स्टेट इज ट्राइंग टू शो दैट रेस्पोंडेंट इज कल्प्रिट ओनली ऑन द ग्राउंड दैट ही शेयर्स कॉमन नेम विद द अदर को अक्यूज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उनका ये भी कहना है कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है दिखाई नहीं देता है। जो लर्नेड काउंसिल थे स्टेट के, उन्होंने डिस्प्यूट किया इस फैक्ट को। उनका कहना है कि रेस्पोंडेंट जो है ये एक्टिवली इन्वॉल्व है, ही हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, और उसके विरुद्ध चार्जेस जो है वो ट्रू हैं एज पर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट को ये देखनी थी कि जो फैक्टर्स हैं रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ बेल वो यहाँ पर फॉलो हुए या नहीं हुए। कोर्ट ने यहाँ पर राम गोविंद उपाध्याय वर्सेस सुदर्शन सिंह के जजमेंट पर रिलाई किया, कल्याण वर्सेस राजेश के जजमेंट पर रिलाई किया, प्रशांता कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी के जजमेंट पर जो है रिलाई किया, और एक निष्कर्ष निकाला निचोड़। जैसे अपन मान लो कोई फल खाते हैं, तो एक फल को खाना और फल को से जूस को निकालना, तो ये नेटर जो था, प्रिंसिपल जो थे कानून के, वो क्या थे। इट इज स्ट्रिक्ट दैट, ये बात स्पष्ट है, दिस कोर्ट डज नॉट नॉर्मली इंटरफेयर विद ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग द बेल टू द अक्यूज्ड। However, it is equally incumbent upon the High Court to exercise its discretion judicially, cautiously, and strictly in compliance with basic principle laid down in number of decisions on this point. तो कुल मिला के हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट कोर्ट को देखना चाहिए कि जो डिस्क्रिप्शन अप्लाई हो रहा है वो होना चाहिए एज पर द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये वेल सेटल्ड है कि जो फैक्टर दिमाग में रखने हैं बेल को देते समय या रिजेक्ट करते समय वो क्या है। तो कोर्ट ने साथियों क्या लिखा, इट इज़ वेल सेटल्ड दैट अमॉन्ग अदर सर्कमस्टांसेस द फैक्टर टू बी बोर्न इन द माइंड वाइल कंसिडरिंग द बेल एप्लीकेशन। तो वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखना है। वेदर देयर इज एनी प्रीमा फेशियाई और रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द अक्यूज हैज कमिटेड द ऑफेंस। तो प्रथम दृष्टया मामला क्या है, उसको कैसे रिब्यूट कर पा रहा है अक्यूज, और रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव क्या है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है, मतलब कुल मिला के अपराध में उसकी भागीदारी क्या है, इसकी प्रथम दृष्टया एविडेंस क्या है। दूसरी बात है कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द अक्यूजेशन की जो नेचर है और जो ग्रेविटी है अक्यूजेशन का वो क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पनिशमेंट की स्थिति क्या है इन केस ऑफ कन्विक्शन, और डेंजर क्या है कि अगर अक्यूज को बेल दी गई तो क्या वो एब्सकॉन्ड हो जाएगा, कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, उसका ऑफेंस रिपीट करने का लाइक्लीहुड क्या है, रीजनेबल एप्रीहेंशन क्या है कि विटनेस को वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, डेंजर इन केस बेल इज ग्रांटेड टू हिम, वेदर इट विल अमाउंट टू मॉकरी ऑफ जस्टिस और नॉट। कुल मिला के अगर ये पैरामीटर पॉजिटिव आ जाते हैं तो बेल खारिज कर दो, नहीं आते तो बेल जो है ग्रांट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। साथियों इसी कॉन्सिक्वेंस में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है महिपाल बनाम राजेश कुमार। ये जजमेंट भी जो है 2020 का है और एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी जो है प्रिंसिपल्स दिए गए, द कंसिडरेशंस दैट guide the power of an appellant court in assessing the correctness of an order granting bail stands on a different footing from the assessment of an application for cancellation of bail। जो correctness है order of granting bail की, उसको हम टेस्ट करते हैं on the criteria whether there was an improper or arbitrary order or not। अगर improper या arbitrary exercise किया गया है पावर्स को, तो वहाँ पर कोर्ट जो है ऑर्डर को स्क्रूटनाइज करेगा, और अगर इलीगलिटी दिखाई देती है या ऑर्डर परवर्स या जस्टिफाइड दिखाई देता है तो कोर्ट वहाँ पर इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग बिल को जो है रद्द कर सकता है। भगवान सिंह बनाम दिलीप कुमार के मामले में भी कोर्ट ने यही प्रिंसिपल्स को जो है देखा, और इसके साथ साथ दौलत राम और कश्मीरा सिंह के मामले को भी कोर्ट ने यहाँ पर कंसिडर किया। कोर्ट ने कहा कि जो पैरामीटर है ग्रांटिंग ऑफ बेल और जो पैरामीटर है कैंसिलेशन ऑफ बेल के अलग अलग हैं। अगर बेल ग्रांट की गई है तो उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, पर कोर्ट को देखना है कि अगर बेल रूटीन मैनर में है, मैकेनिकल है, अनजस्टिफाइड है, इलीगल है, तो कोर्ट वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि जो एंटिसिपेटरी बेल को लेकर जो एक बेसिक प्रिंसिपल है उसको एफिशिएंटली डील किया है 5 बेंच जज के द्वारा, जिसका जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था गुरुबख्श सिंह के मामले में। और इसके अलावा सुशीला अग्रवाल का जो मैटर है उसमें भी इसको डिस्कस किया गया, सिद्धाराम के मैटर में भी जो है इसको डिस्कस किया गया। लिबर्टी शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड इजीली, मोर सो व्हेन एन ऑर्डर ऑफ प्री अरेस्ट बेल ऑलरेडी स्टैंड ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। तो कुल मिला के बात यह है कि जब एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई है तो कोर्ट को जो है जो पर्सनल लिबर्टी का पैरामीटर है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो जो पैरामीटर हैं ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल के, ये जुडिशली एक्सरसाइज होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो फैक्टर इलिस्ट्रेटेड है थ्रू इट्स प्रोनाउंसमेंट मीन्स जजमेंट, उसको जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि ये बात है कि हर केस का फेट जो है अलग अलग है,
पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने उन पैरामीटर को फॉलो नहीं करा और डिस्क्रिप्शन जो है आपका आर्बिट्री दिखाई देता है तो हम बेल की लिबर्टी को भी जो है निरस्त कर देंगे। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने जो है इम्प्यून ऑर्डर को पेरूज किया। जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो है 7 ईयर। अब पॉसिबिलिटी क्या थी, टेम्परिंग की और इन्फ्लुएंसिंग एविडेंस को, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट थी, बट इसको अपन बाईपास या कंट्रोल कर सकते हैं बाय इम्पोजिंग द कंडीशंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इसका मतलब वो चाहता नहीं है कोर्ट की प्रोसीडिंग को अटेंड करना, ही इज अवॉइडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने जो है इम्प्यून ऑर्डर को पेरूज किया। हाई कोर्ट ने जो है 4 पैरामीटर देखे बेल ग्रांट करते समय। सबसे पहले बात, जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो है 7 ईयर का। अगर पॉसिबिलिटी है कि वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, तो हम यहाँ पर एक हार्श कंडीशंस जो है इम्पोज कर रहे हैं ताकि ये ऐसी गलती ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेस्पोंडेंट जो है भले ही डिक्लेयर हो गया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, बट उसकी ऐसे कोई मंशा दिखाई नहीं देती है टू अवॉइड द कोर्ट प्रोसीडिंग। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो एटलीस्ट चांस शुड बी गिवन टू हिम टू रिफॉर्म। जो लॉजिक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट को जो है समझ में नहीं आया। हाई कोर्ट ने प्लेस किया रिलायंस ऑन जजमेंट ऑफ अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगर ऑफेंस जो है पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में लेस देन 7 ईयर और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर वेदर विद और विदाउट फाइन, देयर इज टू बी नो ऑटोमेटिक अरेस्ट। लगे जो यहाँ तक का व्यू था हाईकोर्ट का, कोर्ट ने कहा कि भाई ये चीज़ें तब लागू हैं कि जब पनिशमेंट 7 साल का है। जब पनिशमेंट ही जो है 7 साल से ऊपर है। कुल मिला के अशफाक आलम का जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया। उनका कहना है कि कुल मिला के जो व्यू था हाई कोर्ट का कि बेल को हमने सही दिया है बाय रिलाइंग ऑन जजमेंट ऑफ अरनेश कुमार, ये रॉन्ग था। और इसमें कोर्ट ने जो है आश्चर्यजनक टिप्पणी करी, जो है कोर्ट ने काफ़ी एम्फेसाइज किया। तो कुल मिला के कोर्ट का कहना है कि जब 364 IPC जोड़ दिया गया, हाईकोर्ट संज्ञान में ये फैक्ट था, तो कैसे अरनेश कुमार के जजमेंट पर रिलाई करके हाईकोर्ट ने जो है एक प्री अरेस्ट बेल जो है ग्रांट कर दी अक्यूज को। तो ये एक एरर हुई है कोर्ट से, इसको जो है पॉइंट आउट यहाँ पर करना पड़ा। हाईकोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अवॉइड करा कि जो अक्यूज्ड है ये है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट तथ्य की और जो है गौर नहीं फरमाया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो रेस्पोंडेंट अक्यूज्ड है ही इज़ अ डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और जो प्रोसीडिंग है इस संबंध में उसको उसे चैलेंज नहीं करा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि फरवरी 21 में ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हुआ था और अक्टूबर 21 में इसने बेल मूव करी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेयर अवरमेंट से इस इशू को हम तय नहीं कर सकते कि वो ऐसी स्थितियों में रहा होगा जब तक कि कोई एफिशिएंट एविडेंसेस फाइल पे ना हो टू सस्टेन द सेम। बट कुल मिला के मोटी बात है जी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो प्रोसीडिंग है इसको डाइल्यूट करना था, उसके बाद ये आगे बढ़ता। तो उसने इसको डाइल्यूट किए बगैर डायरेक्टली जो है कुछ अवरमेंट लिख के एंटिसिपेटरी बेल मूव कर दी, एंड दिस इज़ टोटली रॉन्ग। कोर्ट ने कहा कि वी आर अनेबल टू एग्री विद द व्यू ऑफ द हाई कोर्ट टेकन, और ये जो फैक्ट है कि ही इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इवन ऑन द डेट ऑफ सच इम्प्यून ऑर्डर, जिस कारण ये जो ऑर्डर है इट इज़ हाईली आर्बिट्री एंड अपीयर्स टू बी अगेंस्ट द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि दिस कोर्ट वाज कैटेगोरिक अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ बेल टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो कुल मिला के डिफरेंट जजमेंट्स को रिलाई करते हुए कोर्ट ने जो इम्प्यून ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड करते हुए अपील को जो है अलाउ करने के ऑर्डर किया, और जो अदर को अक्यूज था उसकी एंटिसिपेटरी जो है उसको भी निरस्त करने के लिए कोर्ट ने एडवाइस कर दिया स्टेट को। तो साथियों, कुल मिला के ये अध्याय जो है हमें 3 शिक्षाएं प्रदान करता है कि अगर आपके विरुद्ध प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग्स आ भी गई हैं तो घबराए ना, डायरेक्टली एंटिसिपेटरी बेल मूव ना करें। सबसे पहले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग को आप निरस्त करवाएं, उसके बाद जो है आप एंटिसिपेटरी मूव करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है आपके आड़े आ जाएंगे और वो किसी भी रूप में आपको एंटिसिपेटरी बेल का फ़ायदा लेने नहीं देंगे, भले आप ट्राई कोर्ट मूव करें, चाहे हाई कोर्ट मूव करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट मूव करें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब एंटिसिपेटरी बेल के लिए हम जाते हैं तो बेसिक क्राइटेरिया जो बेसिक गाइडलाइंस है उसको हमको अवॉइड करना है, पर कोशिश ये करें कि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग से इवेट ना हो। अगर हम इवेट होंगे, गलत सलत रीजंस देंगे, प्रोसीडिंग्स को हम चैलेंज करेंगे उन बेसिस पर जो आधार हमको लीगली सहायता प्रदान नहीं करते हैं, तो हमें कोई भी राहत जो है कोर्ट से नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिला के इन बातों को ध्यान में रखें, और साथियों ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।